हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने ग्रेविटेशन ही डिस्कस किया था। ठीक है, ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर हमने किया था पिछली वीडियोस में। और उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ग्रेविटेशनल लॉ देखा था, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा था। और वो क्या क्या एक्सप्लेन करता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंसेस है वो भी देखे थे हमने। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही थोड़ा बहुत गहराई में देखा, मतलब गहराई में नहीं, ब्रीफली देखा था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस वीडियो में हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका भी थोड़ा बहुत काम आएगा, इसलिए वहाँ पे हमने ये पढ़ा था। ठीक है, एक्चुअली वो सेंट्रीपिटल फोर्स 9th के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन केपलर के लिए उसको समझना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए हमने वहाँ पे वो पढ़ा था। और बेसिकली केपलर यहाँ पे 9th में आने वाला नहीं है, मतलब एग्ज़ाम में तो आने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली सिलेबस में, मतलब सिलेबस में तो है, बट ऐसा है कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बाद में ज़रूर होगा, इसलिए इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा डीपली हम इसको पढ़ेंगे कि केपलर ने हमको क्या क्या बताया था, उनके क्या क्या लॉस थे, ये हम अच्छे से थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ हमने यहाँ पे लिख दिया है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के पहले लॉ। ठीक है, इन्होंने 3 लॉ दिए थे। थर्ड लॉ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ हमें एफ इक्वल्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2/r² में जो r² है वो कैसे आए उसके बारे में बताता है। ठीक है, वह केपलर के थर्ड लॉ से हमने वो वाला निकाला था r²। ठीक है, तो हम पहला लॉ शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या बताता है हम देख लेते हैं। द पाथ ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन फॉलोज ए पाथ ऑफ एन एलिप्स। क्या बोल रहा है, द पाथ ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन फॉलोज ए पाथ ऑफ एन एलिप्स। ये बचपन से हम जानते हैं, जब से हमने प्लैनेट स्पेस के बारे में नाम सुना है तब से हमें जानते हैं कि प्लैनेट जो है वो एलिप्स में मूव करता है। एलिप्स क्या होता है, ऐसे एलिप्स थोड़ा अंडे की तरह दिखता है। ठीक है, वो टोटल गोल नहीं होता, ऐसे सर्कल ऐसे गोल होता है ना, वो एक्चुअली गोल नहीं होता। यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है कि जो एलिप्स होते हैं उसके 2 फोकस होते हैं। ठीक है, 2 फोकस। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं सर्कल में एक रेडियस होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, ये सेंटर है, इसको हम फोकस बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर है, इसका एक सेंटर होता है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे जो एलिप्स है इसके 2 सेंटर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके 2 सेंटर होते हैं, एक्चुअली 2 सेंटर नहीं होते, इसको हम 2 फोसाई बोलते हैं। ठीक है, इसका एक को बोलते हैं फोकस, इसको भी बोलते हैं फोकस, प्लूरल है फोसाई। ठीक है, फोसाई इसका प्लूरल है, एक फोकस होता है। तो ये 2 फोकस जो होते हैं ना, इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस में हमारा जो क्या है, सन होता है। किसी एक फोकस में हमारा सन होता है और प्लैनेट यहाँ पे होता है। ठीक है, कहीं पे भी प्लैनेट होता है और इस ऑर्बिट में मूव करता है, ऐसे 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 मूव करता है। कैसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे, उसका मर्जी। ठीक है, वो डिपेंड करता है, तो ऐसे ऐसे मूव करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इसमें एक और बात भी नोटिस करने वाली है कि जो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, एलिप्स में सबसे ज़्यादा दूर एक होता है और सबसे कम दूर एक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर ये है, सबसे ज़्यादा दूर, और ये है सबसे कम दूर। ठीक है, एक्चुअली इसको डिफाइन करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, इसका आंसर है सेमी मेजर एक्सिस और मेजर एक्सिस। एक्चुअली जो एलिप्स है उसका जो इक्वेशन बनता है ना, 11th में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एलिप्स को हम 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है इसको हमें डिराइव करने के लिए, इसका एक इक्वेशन लेके आने के लिए हमको सेमी मेजर और मेजर एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये लाइन जो है इसको डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, समझ लीजिए इसको लाइन कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एफिलियन, 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 और इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिहिलियन, परहिलियन। ठीक है, पेरिहिलियन सबसे नज़दीक वाला होता है स्टार के और एफिलियन सबसे दूर होता है स्टार के। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसको जब ढूंढ लेते हैं तो ये जो लेंथ है हमें ये मिल जाएगा और ये लेंथ मिल जाएगा, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मेजर एक्सिस मिल जाएगा और उसके बाद हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली केपलर ने हमें बताया था कि एक एलिप्स होता है, उसमें ही जो हमारा प्लैनेट है वो मूव करता है। और अब यहाँ पे जो एलिप्स है, एलिप्स रिफर्स टू कोई भी एलिप्स, मतलब हो सकता है ऐसा एलिप्स हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटर इतना पास में, ये भी एलिप्स है। ठीक है, ये भी एलिप्स है। ठीक है, नियरेस्ट टू ए सर्कल बट स्टिल एन एलिप्स। ठीक है, अगर इसके सेंटर के बीच में छोटा सा भी डिस्टेंस हो दोनों सेंटर के बीच में तो वो एलिप्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, एलिप्स। ठीक है, अगर डिस्टेंस ना हो तो वो सेंटर हो जाएगा एक कॉमन सेंटर, तो वो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अभी। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं हम। ठीक है, सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ में क्या है, ये बताता है कि एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ये थोड़ा बहुत समझने वाला है। ठीक है, अब इसको ठीक से डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, वैसे उसी से समझते हैं हम। ठीक है, चलो देखते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे।
ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत अप टू स्केल होने वाला है, ठीक है, अप टू स्केल होने वाला है, बट इतना भी नहीं कि पूरा स्केल, पूरा अप टू द स्केल, ठीक है, ऐसा नहीं, हल्का बहुत अब इसमें स्केल फैक्टर्स ऐड करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोकस पे हमने स्टार बैठा दिया अपना, क्या बैठा दिया अपना, स्टार बैठा दिया, और किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन में अपना प्लैनेट बैठा दिया, ठीक है। प्लैनेट है, समझ लीजिए हम प्लैनेट जो है वो इस तरह मूव करता है, इस तरह, क्या ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो अब हम एक टाइम डिफाइन कर देते हैं टी। हम यहाँ पे पहले बोला था उससे ज्वाइन करने के लिए, हम वो ज्वाइन कर देंगे पहले। हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, हम देख नहीं सकते इस लाइन को, ये इमेजिनरी है, ठीक है, हम देख नहीं सकते, एक्चुअली होता नहीं है लाइन, है ना, हमने इमेजिनरी डिफाइन कर दिया। अब ये बोलता है एक टाइम टी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टाइम है टी, ठीक है। अब टाइम टी के लिए ये प्लैनेट मूव करेगा ना, इसमें कुछ स्पीड है तो ये मूव करेगा। टाइम टी के लिए समझ लीजिए प्लैनेट यहाँ तक मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन है ये एक्चुअल में यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, बट क्या होगा जब प्लैनेट यहाँ पे मूव करेगा तो ये लाइन भी प्लैनेट के साथ साथ मूव करके यहाँ तक आ जाएगा। वही बोला, ये लाइन स्वीप कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक स्वीप कर रहा है, राइट। क्रिकेट के फील्ड पे भी ऐसे ही स्वीप होता है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे यहाँ तक स्वीप कर रहा है वो, तो ये जो है ये टाइम टी के लिए स्वीप किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरिया बनेगा, ये जो लाइन जितना स्वीप कर रहा है ये एक एरिया बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम रहने देते हैं, ये एरिया समझ लीजिए हमारा ए है एरिया, ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। अब एक और टाइम लेते हैं जहाँ पे प्लैनेट यहाँ पे है और उसी टाइम टी के लिए वो यहाँ तक आ गया, उसी टाइम वो उतना ही टाइम लिया, ठीक है, उतना ही टाइम टी लिया यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ से था और यहाँ से टाइम टी के लिए वो यहाँ तक ट्रैवल किया। तो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है हमारा टाइम के लिए जो एरिया बन रहा है वो भी ए ही होगा, वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। दोनों जो एरिया है वो बराबर होंगे अगर टाइम बराबर है। वैसे ही मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे एक प्लैनेट है और वो टाइम टी के लिए यहाँ तक चला गया, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालूंगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। वैसे यहाँ पे ले लेता हूँ, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अगर टाइम टी के लिए है तो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम टी अलग है, टाइम अलग ले लिया उसने, तो ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर टाइम सेम है, अगर वो चाहे कहीं पे भी हो, अगर उसका टाइम सेम है तो जो एरिया वो स्वीप कर रहा है ना, वो हर उस एरिया से सेम होगा जो वो टाइम टी पे स्वीप कर रहा है, ठीक है। यही बताना चाहता है ये वाला। अब ये कैसे हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने बताया था स्केल फैक्टर क्यों लगाया मैंने, क्यों बताया, ये देखो यहाँ पे टाइम टी के लिए इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट यहाँ पे टाइम टी के लिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस, ऐसा क्यों, ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए उसको देख लेते हैं, सिंपल है, हम अपने फार्मूला से देखेंगे। उस टाइम तो बेसिकली फार्मूला नहीं था, 16th सेंचुरी था, ठीक है, ये 16th सेंचुरी, यहाँ पे ये फार्मूला अभी तक बना नहीं है, ठीक है, फार्मूला बन रहा है अभी, ठीक है। तो अभी इसी के इस थर्ड लॉ से हमारा फार्मूला बनेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम हमारे फार्मूला के हिसाब से हम देखेंगे F = G m1m2/r²। ये उस टाइम पे नहीं था, हम अभी इसे डिफाइन कर सकते हैं, उस टाइम पे ये नहीं था, उस टाइम पे केपलर के थर्ड लॉ से प्रूव हुआ था, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देख ले कांस्टेंट कौन कर रहे हैं, G कांस्टेंट है, m1 है, m2 कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट क्यों है आप पूछेंगे, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, मास कोई बदलता नहीं है किसी चीज़ का, तो उसको हम कांस्टेंट एज ए ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फोर्स और r² बचा। अब यहाँ पे कहानी होती है, देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्स जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है। मतलब यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 का आंसर क्या होता है 0.5, और 1/5 का आंसर क्या होता है 0.2। ये दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना छोटा मेरा आंसर होगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना बड़ा क्या होगा मेरा आंसर, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना छोटा आंसर होगा, है ना, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा आंसर। 0.2 छोटा है ना 0.5 से, वो यहाँ पे भी r² जो है वो बड़ा है, अगर r² मैंने बढ़ा दूंगा तो फोर्स गिर जाएगा, घट जाएगा बहुत। वही चीज़ यहाँ पे भी, मेरा r यहाँ पे बढ़ गया इसके मुकाबले, तो ये r बड़ा है ना यहाँ पे, तो मेरा फोर्स कम हो जाएगा। अगर मेरा फोर्स कम हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा, हमने देखा था वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर फोर्स कम हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया तो मेरा वेलोसिटी कम हो जाएगा। अगर इसका वेलोसिटी कम है तो ये कम उस टाइम पे बहुत कम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर पाएगा। और वहीं यहाँ पे हम देखते हैं r बढ़ गया, मेरा r क्या हो गया, घट गया यहाँ पे, तो फोर्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर फोर्स बढ़ गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया और उस तरह से उसका वेलोसिटी बढ़ गया और वो उसी टाइम टी पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड लॉ से ही एक्चुअली इसको प्रूफ किया गया था, ठीक है, थर्ड लॉ से ही एक्चुअली इसको प्रूफ किया गया था।
ठीक है। थर्ड लॉ के बाद उसके बाद न्यूटन ने लगाया, उसके बाद जाके हमने इम्प्रूव किया, तो न्यूटन वाला बहुत आएगा। अभी थर्ड लॉ उसी के ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है। देखते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमने ये फार्मूला का ये आर स्क्वायर डिराइव कर दिया, ठीक है। देखते हैं, चलो, ठीक है। थर्ड लॉ, हाँ, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जो हम ये केपलर के बारे में इतना सब डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली हम 11th के लिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 9th में इसके ऊपर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं आने वाला। वो बस पूछ देगा कि प्लैनेट सन के अराउंड किस ऑर्बिट में मूव करता है, तुम बोल दोगे एलिप्स, बस खत्म, ठीक है। इसके ऊपर आने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। 9th के लिए बिल्कुल बकवास है, ये इसमें पढ़ने का कुछ है ही नहीं 9th के लिए। बट 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना हमारा फॉर्मूला डिराइव करने में हमें हेल्प कर देता है ना, ये जो फॉर्मूला निकल रहा है हमारा, तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर डिराइव कैसे हुआ इसके ऊपर ये हमें बताता है, ठीक है। वही हम थर्ड लॉ से हम बता रहे हैं, तो एक्चुअली ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ 9th क्लास, ठीक है। तो ये 11th क्लास के लिए ज़्यादा मायने में रहता है, ठीक है। तो थर्ड लॉ देख लेते हैं, वो क्या है, आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। उन्होंने बताया आर क्यूब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टी स्क्वायर से। अब ये इसको मैं कैसे बताऊँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, डायग्राम वापस बनाते हैं। क्या करते हैं, डायग्राम वापस बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पे वही डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम बना ये एक्चुअली स्केल पे नहीं है, ठीक है, स्केल पे नहीं है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, स्केल पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ये क्या एफिलियन और पेरिलियन डिफाइन कर देता हूँ। ये एफिलियन है, ए से डिफाइन कर दूंगा, और पेरिलियन पी से डिफाइन कर देता हूँ, हो सर, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, जो टाइम पीरियड, इस प्लैनेट समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो प्लैनेट को यहाँ से ऐसे जब घूम के वापस अपनी जगह पे आएगा तो उसको एक टाइम लगेगा। हाँ, तो जब प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे घूम के आएगा तो उसको एक टाइम लगेगा ना, एक कोई टाइम लगेगा, उस टाइम को हमने बोल दिया क्या, टी। बस क्या बोले हमने, टी बोल दिया। अब एक और बात है, यहाँ पे आर क्यूब क्या है, आर जो है ये मीन रेडियस है, क्या है, मीन रेडियस, मीन रेडियस। मतलब ये क्या बोल रहा है कि हम कुछ ऐसा आर डिफाइन कर दे कि ये जो पेरिएप्सिस मतलब पेरिलियन है और एफिलियन है, ये जो है ये हमारा एक सेम क्वांटिटी बन जाए। कुछ ऐसा आर डिफाइन कर दे कि दोनों सेम हो जाए, है ना, तब जाके सर्कल बन जाएगा हमारा। तो सर्कल में ज़्यादा इजी होता है हमारा कैलकुलेशन, तो वही करना है हमको। हमको क्या करना है, हम इसका एवरेज ले लेंगे, सिंपल, हम एफिलियन और पेरिलियन का एवरेज ले लेंगे, तो हमारा समझ में आ रहा है आर, इसका एवरेज आ रहा है आर, ठीक है। तो वो आर को हम डिफाइन करके इस एलिप्स को एक सर्कल का रूप दे देंगे। कैसे, हम क्या दे देंगे इसको, एक सर्कल का रूप। ये सर्कल बन गया, थोड़ा बहुत हल्का हल्का, मतलब फ्री हैंड से बना रहा हो ना, तो ऐसा बन रहा है। तो एक्चुअली हमने इसको सर्कल का रूप दे दिया, तो यहाँ पे जो ये बन रहा है, ये लंबा सा, ये है आर, और ये जो है ये यहाँ तक थोड़ा कम है, ठीक है, ये जो है ये आर है, तो ये है मीन रेडियस, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये जो रेडियस है, रेडियस का जब हम क्यूब करेंगे तो वो इस टाइम पीरियड के स्क्वायर के बराबर होगा नहीं, उसके बराबर नहीं होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर मैं इस आर को बढ़ा दूँ, अगर मैं इस आर को बढ़ा दूँ तो टी भी बढ़ जाएगा, अगर टी को घटा दूँ तो आर घट जाएगा, अगर टी को बढ़ा दूँ तो आर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों एक ही साथ में चलेंगे, अगर टी घट गया तो आर घटेगा, आर बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, ऐसे ही, ठीक है। अगर आर बढ़ गया तो टी भी बढ़ जाएगा, और टी बढ़ा तो आर, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं। हमने देखा था ये हमारा फॉर्मूला था F=G m1m2/r²। ये जो था इसमें भी ये पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, हमने उसको हटा के क्या G कांस्टेंट लगा दिया। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, सेम चीज़, हम इसको हटा देंगे कोई एक कांस्टेंट से, ठीक है, इसको इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे k t स्क्वायर। अब ये k क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू पता नहीं, इसका वैल्यू मेरे को पता नहीं, ठीक है, इसका वैल्यू पता नहीं है हमको, ये बस एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं केपलर्स कांस्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी k से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, वो उसका हमें वैल्यू पता है, लेकिन केपलर का पता नहीं, ठीक है। इसका हम जान नहीं सकते, इसको हमने अभी तक पता नहीं लगा है, ठीक है, हमने पता लगाने की जरूरत भी नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो हमने बस ऐसे ही इसको कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया k, ठीक है। हमें बस काम है कि इस कांस्टेंट का कोई वैल्यू निकाल दूँ मैं, ठीक है। हमें क्या करना है, k इक्वल टू कुछ निकालना है हमको, केपलर का कांस्टेंट का क्या वैल्यू है निकालना पड़ेगा। कैसे कर देंगे, k इक्वल्स क्या होगा, सिंपल इक्वेशन मैथमेटिक्स है, ठीक है, r³ ओ यहाँ पे क्यूब होगा ना, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, r³ = t², ठीक है। तो r³ / t², ये हो गया हमारा केपलर का कांस्टेंट का फॉर्मूला।
अब इसी को यूज़ करेंगे और इस चीज़ को हम पुट करते जाएंगे और आखिर में हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये आर स्क्वायर कैसे आ गया, ठीक है। या एक्चुअली यहाँ पे आर क्यूब आर स्क्वायर कैसे आया हम देखेंगे, आगे बढ़ते पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बेसिकली हम एक फॉर्मूला लेंगे क्या, F इक्वल्स mv² आर। ये किसका फॉर्मूला है, ये इस चीज़ का फॉर्मूला, ये क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। समझ लीजिए सेंटर है, ये r है और ये वेलोसिटी v से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, उसका मास है m, ठीक है। तो इसका जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और वही चीज़ बाहर भी लगती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बाहर वाली फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली जब ये दोनों बराबर होंगे तभी ये ऑर्बिट में रह पाएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल बढ़ गया तो बाहर निकल जाएगा और सेंट्रीपिटल बढ़ गया तो आके भिड़ जाएगा इससे, मतलब क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो हमने इसका एक फार्मूला बनाया था, एक्चुअली इसका फार्मूला तब बन चुका था, ठीक है, 16th सेंचुरी की बात हो रही है, तब तक इसका बन चुका था, ठीक है। हम ये जानते थे, अच्छी तरह से हम ये फार्मूला को जानते थे, ठीक है। अब बेसिक चीज़ है, हमारी बेसिक सी चीज़ है, हमें इस फार्मूला को आगे बढ़ाना है, हमें इस फार्मूले को आगे बढ़ाना है। तो न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन की एक थ्योरी आ जाती है, कि न्यूटन की कहानी आ जाती है, फिलॉसफी कर रहे हैं अभी, ठीक है। न्यूटन की एक कहानी आ जाती है, उनका हमने एक लेजेंड सुना था कि उनके सर पे एप्पल गिरा तब जाके उन्होंने ग्रेविटी की खोज की, राइट, ऐसे ही सुना है हमने कहानी में, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ना वो एप्पल गिरा है कि नहीं ये कहाँ तक सच है ये मैं जानता नहीं, ये जानते भी नहीं हम कोई भी, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि उनके पेपर से जितने भी हमने खोज किए उनके ऊपर, तो इतना ज़रूर जानते हैं कि वो जो है वो एप्पल से ज़्यादा मून पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, ठीक है, एप्पल से ज़्यादा मून पे कॉन्सेंट्रेटेड थे। एक्चुअली जब एप्पल गिरा तो उन्होंने जो एप्पल जैसे गिरा ना उस चीज़ को उन्होंने मून के ऊपर अप्लाई करके देखा कि मून का मोशन अर्थ के अराउंड ऐसा क्यों है, वो मून पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे इंस्टेड ऑफ क्या, एप्पल, ठीक है। तो इसी चीज़ ने उनको फोर्स किया इस आर स्क्वायर को निकालने के। एप्पल से तो उन्होंने m1 m2 निकाल दिया, लेकिन मून का क्या था, आर स्क्वायर निकालना था, ठीक है, क्योंकि एप्पल का तो रेडियस नहीं निकाल सकता ना अभी अर्थ का रेडियस, ठीक है, तो अब उनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो बेसिकली उन्हें मून को निकालना था, मून का रेडियस निकालना था। तो बेसिकली मून के लिए वो मून के मोशन को डिफाइन करना चाहते थे, इसलिए उनको आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस फॉर्मूला को यूज़ किया वो रेडियस निकालने के लिए, उस रेडियस से प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस रेडियस से कैसे इन्वॉल्व है, उस रेडियस से कैसे, ठीक है, उस रेडियस से कैसे प्रोपोर्शनल है, वो निकालना था उनको, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया। अब सिंपल है, हम जानते हैं v इक्वल्स क्या, 2πr/t, हम जानते हैं, हमने निकाला था मोशन वाले चैप्टर में, हमने देखा था क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होता है क्या 2πr/t होता है, टाइम पीरियड t, ठीक है। और ये जो क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 2πr, सरकमफरेंस है क्या, स्पीड इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस है 2πr टाइम t, हमने निकाल दिया। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे कहाँ पे, v² में हम पुट करेंगे। चलो करते पुट करते जल्दी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, ठीक है, F इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं m/r टाइम्स 2πr/t का होल स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m/r इंटू v², है ना। तो वही चीज़ हमने कर दिया, v² अलग से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, ठीक है। अभी सिंपल इक्वेशन की तरह से हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो F इक्वल्स यहाँ पे कल मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2² कितना होता है 4π² m/r² यहाँ पे एक r कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर का 1 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 4π² m/r अपॉन टाइम पीरियड t, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ऐसा बन गया। एक्चुअली यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये जो स्क्वायर है ना इसके ऊपर भी अप्लाई होता है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गई, यहाँ पे t² हो जाएगा, ठीक है, हर जगह t², ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना यहाँ पे, तो t² हो गया, हमारा आंसर यहाँ तक आ गया, ये और चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस t² को रिप्लेस कर देंगे, हम t² को रिप्लेस करना है आपको, किससे, केपलर के थर्ड लॉ से। क्या निकाला था हमने, k इक्वल्स r³/t², तो t² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t² ऊपर जाएगा, t² इक्वल्स क्या, r³/k, वही चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए करते हैं पुट, ठीक है, पुट करते हैं। तो ये आता है F इक्वल्स टू 4π² m/r अपॉन t² का क्या हो जाएगा, r³/k, ठीक है, विच इक्वल 4π² m/r, ठीक है, बाई r³ इंटू k,
ऐसा होता है ना, के ऊपर चला जाता है ना, डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आर काट देते, आर वन ज़ा, यहाँ पे 2 हो जाएगा कट के, ठीक है। तो अब यहीं पे आ गया हमारा क्या, 4π² m k अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स एफ, ठीक है। तो यही चीज़ हम ढूंढ रहे थे, ये वाला चीज़। अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि एफ जो है हम इस कांस्टेंट को हटा देंगे, चलो कांस्टेंट हटा देते हैं, तो क्या आ जाता है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4π² m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमको पता चला एफ इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और वही चीज़ था जो हमारे यहाँ पे आया, एफ इक्वल्स GM1m2 बाई आर स्क्वायर। यही आर स्क्वायर को ढूंढने के लिए न्यूटन ने ये चीज़ यूज़ किया, और फिर उन्हें पता चला ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर से, और उन्होंने आर स्क्वायर को इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया यहाँ पे, और फिर जाके हमारा ये वाला चीज़ निकल के आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ से निकाली केप्लर के थर्ड लॉ को यूज़ करके, और तब जाके हमारा हमें फॉर्मूला मिला, ये वाला फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद जी की खोज तो 17वीं सदी में हुई थी, 1780s में हुई थी, 1718 में। 16 तक उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल से किया था, जी तब तक नहीं आया था, जी बाद में आया, 1718 में आया, ठीक है। तब 16 सेंचुरी चल रहा था, ठीक है। तो 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, तो ये चीज़ हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने आर स्क्वायर ढूंढ निकाला, ठीक है। तो यहाँ तक हुई हमारी केप्लर की खोज, बहुत हो गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फ्री फॉल के बारे में देखेंगे, फ्री फॉल कैसा होता है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बहुत, ठीक है। तो अगली वीडियो में उससे वहाँ पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।